नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ करते हुए जनजाति की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं जनजातियों की जो समुदाय हैं उनके कार्य एवं व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, आपको आपके समक्ष एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें एक कॉलम है जनजाति का नाम या किस समुदाय की हमें चर्चा करनी है और दूसरा कॉलम है उनके परंपरागत कार्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आगरिया जनजाति समुदाय की। दोस्तों, इनका मुख्य काम लौह शिल्प कला, कृषि उपकरण जिसमें अयस्कों को गलाकर लोहा तैयार करने का काम करते हैं। अब प्रश्न यदि आपका बनता है कि कृषि उपकरण अर्थात अयस्कों को गलाकर लोहा तैयार करते हैं, फिर उपकरण कौन सी जनजाति बनाती है, तब आपको टिक करना होगा आगरिया जनजाति। और इस प्रकार से अलग अलग जनजातियों से संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कत्था निकालने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, तो खैरवार जनजाति करती है। बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, तो बैगा जनजाति करती है। दोस्तों, किस जनजाति को चिकित्सक जनजाति कहा जाता है, तो इसका आंसर भी होगा दोस्तों बैगा जनजाति को चिकित्सक जनजाति कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कोरकू जनजाति की बात करें तो भूमि खोदने का कार्य करती है कोरकू जनजाति। आगरिया क्या करती है, लौह शिल्प कला, कृषि उपकरण बनाने का कार्य, कत्था निकालने का कार्य करती है खैरवार जनजाति। चिकित्सक जनजाति कहलाती है बैगा। और भूमि खोदने का कार्य कौन सी जनजाति करती है दोस्तों, तो कोरकू जनजाति करती है। इसके अलावा कोल जनजाति दोस्तों कृषि कार्य तथा भिलमा का संग्रहण करने का काम करती है। प्रश्न बनेगा भिलमा का संग्रहण कौन सी जनजाति करती है, तब दोस्तों आपका जवाब होगा कोल जनजाति करती है। इसके अलावा कृषि कार्य करते हैं तथा चिबड़ा पोहा, कृषि कार्य एवं चिबड़ा पोहा। दोस्तों, कृषि कार्य कॉमन दिखाई दे रहा है तो आपको ऐसे याद करना है, भिलमा संग्रहण कौन करती है, कोल जनजाति करती है। चिबड़ा पोहा कौन बनाते हैं, तो हलवा जनजाति बनाते हैं। प्रश्न तो ऐसा भी आ सकता है, कृषि कार्य के साथ साथ चिबड़ा पोहा कौन सी जनजाति बनाती है, तो हलवा जनजाति बनाती है। अब बारी आती है दोस्तों गायन, गाथा गायन और संगीत कार्य, तो कौन सी जनजाति करती है, परधान जनजाति करती है। कौन सी जनजाति गाथा गायन या संगीत कार्य करती है, तो प्रधान जनजाति करती है। दोस्तों, इसके अलावा मुड़िया जनजाति कास्ट लौह शिल्प कला से संबंधित काम करती है। और दोस्तों, कुंदेर को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रीवा जिले में सुपारियों पर कलाकारी कर सुपारी कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कौन सी जनजाति बढ़ा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कुंदेर जनजाति। कुंदेर जनजाति का संबंध किससे है दोस्तों, सुपारी कला से है। किस जिले की, रीवा जिले की। इसके अलावा बात करते हैं पनिका जनजाति या पनिका समुदाय की। तो दोस्तों, बुनकर या दर्जी का काम करती है कौन सी जनजाति, पनिका जनजाति। इसको भी ध्यान रखना है। फिर बारी आती है बंजारा की। कंघी बनाने का कार्य राज्य के उज्जैन, रतलाम और नीमच जिले में प्रमुखता से बनाई जाती है। ध्यान रखना है, बंजारा जनजाति करती है कंघी बनाने का कार्य, उज्जैन, रतलाम और नीमच जिलों में प्रमुखता से बनाई जाती है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों औजार बनाने की कथा लिखी हुई है, आप सभी के समक्ष मैं इसको भी पढ़ देता हूँ। दोस्तों, आगरिया मध्य प्रदेश की एकमात्र जनजाति है जिसने पुरातन काल से पत्थर से लोहा खोदने का कार्य किया और आज भी कर रहे हैं। आगरिया जनजाति की बात चल रही है दोस्तों। लोहे की औजार बनाने का उपक्रम भी वही लोग करते थे। कौन, आगरिया लोग। औजारों की उत्पत्ति कथा आगरिया अपनी तरह से सुनाते हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और दोस्तों, परीक्षा धाम पब्लिकेशन को यह जानकारी कहाँ से लगी, तो जनजातीय संग्रहालय भोपाल में इन्होंने भ्रमण किया था, वहां से इनको यह जानकारी प्राप्त हुई कि पहले दोस्तों आगरिया लोगों के पास औजार नहीं थे, वे लोहे का सारा काम अपने हाथों से किया करते थे। मुट्ठी का हथौड़ा बनाते थे, उंगलियों को सड़सी की तरह और घुटने को मथरने की तरह प्रयोग करते थे। और इस कारण इस प्रक्रिया में रोज उनके हाथ पैर जलकर खत्म हो जाते थे, उनको चोट लगती थी, हाथ पैर क्षतिग्रस्त हो जाते थे। लेकिन सुबह सोकर उठने के पश्चात वापस सही से हो जाते थे, उग जाते थे या पहले जैसे हो जाते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से काम करने में रोज रोज उनके हाथ पैर या फिर जो भी इनको क्षति पहुंचती थी वह जलता था और बेहद कष्टकारी था। आगरिया अपनी परेशानी बताने भगवान के पास पहुंचे और भगवान बोले कि ठीक, मैंने तुम्हें अक्ल दी है, हुनर दिया है, अब आगे बुद्धि लगाना आपका स्वयं का कार्य है। तो जब भगवान के पास पहुंचे, उनसे चर्चा करी और फिर उनसे चर्चा करके लौट रहे थे, तो लौटते समय रास्ते में जो कुछ दिखा
उसे ध्यान से देखने पर मुसीबत का हल मिल जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा था। लौटने के रास्ते में दोस्तों आगरिया भाइयों को कुछ भी खास नहीं दिखा और वे निराश होकर वापस आने लगे। पर सबसे छोटे भाई ने रास्ते में बैठे एक कुत्ते के पैरों को देखकर सहसी कठफोड़ा की चोंच देखकर हथौड़ा और पेड़ की वह टूटी शाखा जिसे वह चोंच से ठोक रहा था देखकर मथरना बनाया। उस दिन से औजारों का इस्तेमाल आगरिया जनजाति करने लगी। तो उम्मीद है ये कहानी आपको एकदम क्लियर होगी। अब चर्चा करते हैं दोस्तों गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्यों की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजातीय क्रम सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भील की है। फिर किस जनजाति की है? गौंड जनजाति की। फिर कोल जनजाति की है। मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिंगानुपात की बात करें तो 984 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो आपको जनजाति घनत्व जनजाति लिंगानुपात याद रखना है। मध्य प्रदेश में कितना है? 984 व्यक्ति महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अपनी सीरीज को हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे ताकि समय रहते यह सीरीज कंप्लीट हो पाए। हमारी एमपी जीके की अधूरी सीरीज है, उसे हमें कंप्लीट करना है परीक्षा के पहले। तो इसके कारण इस सीरीज को भी हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए, आपसे प्रश्न पूछें, ठीक, जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने। इसके अलावा प्रयास तो यह भी है कि जो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज है जिसकी डिमांड आप सभी ने करी थी उसको भी लेकर आया जाए। लेकिन पहले इन दो पर हम चर्चा करेंगे और समय मिलेगा मेरे लिए तो मैं उसकी भी बात करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप हम बता जरूर सकते हैं कि सर से आप क्या क्या चाहते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं दोस्तों। अभी हमने क्या देखा? जनसंख्या के आधार पर जनजातीय क्रम, सबसे ज्यादा भील, फिर गौड़ जनजाति और फिर कोल जनजाति। याद रखना है लिंगानुपात कितना है? 984 है। मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे ज्यादा पाऊ का है 1041, पर बिझावर का है 1035, फिर हलमा का 1020 और बैगा का 997। प्रश्न ऐसा बनेगा 1000 से अधिक लिंगानुपात वाली जनजातियां कौन सी हैं? तो पाऊ सबसे ज्यादा, फिर बिंजवार और फिर हलवा। दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातियों में सबसे कम लिंगानुपात सौता का है। कितना है? 681 है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में दोस्तों जनजातियों में वृद्धावस्था 18+ में लिंगानुपात 1195 है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में जनजातियों में शिशु लिंगानुपात 990 है। मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर हलवा जनजाति की है 84.3%, फिर माझी की है 72.6, फिर कंवर की है 71.7, फिर प्रधान 70.3। तो आपको ऐसा क्रम याद रखना है, हलवा सबसे ज्यादा साक्षर है, फिर माझी, फिर कंवर और फिर प्रधान। तो हलवा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? पाऊ का है। सबसे कम लिंगानुपात सौता का है। और वृद्धावस्था में तो दोस्तों 1195 लिंगानुपात है, शिशु में 990 है। इतना आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आदिवासी विकासखंड की चर्चा हम कर चुके हैं, कितने हैं? 89 हैं। दोस्तों सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला विकासखंड कौन सा है? भावरा, जो कि अलीराजपुर जिले में आता है। कितनी जनसंख्या है? 96.59% आबादी यहाँ पर एसटी पॉपुलेशन की है, भावरा अलीराजपुर। दोस्तों सबसे अधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक विकासखंड वाला सबसे अधिक जनजातीय जिले वाला संभाग कौन सा है? प्रश्न क्या है? सबसे अधिक जनजातीय विकासखंड वाला जिला कौन सा है? दूसरा प्रश्न है सबसे अधिक जनजातीय जिले वाला संभाग कौन सा है? इसका जवाब आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए है। पिछली कक्षाओं में हमने इसकी चर्चा की हुई है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातियों का क्रियाशील आयु वर्ग 15 से 59 साल में कितना है? 53.9%। क्रियाशील आयु वर्ग कितना है? 53.9%। क्या एज ग्रुप इसमें हम रखते हैं? 15 से 59 वर्ष। इस चीज को भी ध्यान रखना है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातियों का युवा आयु वर्ग अर्थात 0 से 14 वर्ष कितना है? 39.8%। वृद्ध आयु वर्ग कितना है? अर्थात 60 वर्ष से अधिक 6.2%। इस चीज को भी आप ध्यान रखना है। मानव संसाधन बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना की एक रणनीति तैयार की गई थी। जनजातीय उपयोजना की रणनीति किस पंचवर्षीय योजना में? 5 ईयर, किस 5 ईयर प्लान में की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना की एक रणनीति तैयार की गई थी, इसे ध्यान रखना है। दोस्तों कुल कर्मियों अर्थात टोटल वर्कर्स की संख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा ही सहभागिता दर कहलाता है। अब प्रश्न बन सकता है सहभागिता दर क्या कहलाता है? तो कुल कर्मी है अर्थात कुल कर्मियों की संख्या का
कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, उसे हम कहते हैं सहभागिता दर। मान लो 100 लोग रहते हैं, ठीक, उसमें से कितने कर्मी हैं, मान लो 50 या 60 लोग काम करते हैं, 20 तो कम हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर ज्यादा देखा, इसलिए 60 को एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कुल जनसंख्या का कुल कितनी कर्मी है, तो कुल कर्मी कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, उसे कहते हैं सहभागिता दर। जैसे कुल कर्मी 60 है और कुल जनसंख्या 100 है, तो सहभागिता दर कितनी हुई, 60% हुई। इसको ध्यान रखना है। जनजातीय पुरुष कर्मियों का सहभागिता प्रतिशत कितना है, 53.2%, और जनजातीय महिला कर्मियों का कितना है, 46.5%। दोस्तों बैरियर एल्विन ने जनजातियों के लिए अलग निवास की चर्चा की है, जिसे नेशनल पार्क पॉलिसी कहते हैं। अब प्रश्न बनेगा भाई कि नेशनल पार्क पॉलिसी का संबंध किससे है, तो जनजातियों के अलग निवास से संबंधित है। और किसने कहा है ऐसा, किसने ऐसी बात करी है, बैरियर एल्विन ने ऐसी बात करी है। अब बात करते हैं दोस्तों विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछा था एमपीपीएससी 21 में ईएमई एग्जाम में, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में प्रमुखता से बसी हुई है, तो छिंदवाड़ा जिले में दोस्तों भारिया जनजाति प्रमुखता से बसी हुई है। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, तो दोस्तों कोरकू आपको दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 21% है, 21.09, या हम कहें 21.1%। आपको ये प्रतिशत भी याद रखना है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का है, जिसमें एसटी पॉपुलेशन की बात की जा रही है। दोस्तों भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान पहला है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत अलीराजपुर में है। और जनसंख्या कहाँ है सबसे ज्यादा, आपको ये भी बताना है, और सबसे कम कहाँ पर है ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी इसलिए चर्चा की जा रही है ताकि आपकी यह सीरीज जल्दी कंप्लीट हो पाए, और जो बाकी चीजें हैं उनकी भी हम चर्चा कर पाए, क्योंकि मेरा प्रयास है आपके एग्जाम तक आपको अधिक से अधिक कंटेंट, आपको अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाना। दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों की बात करें तो बैगा, सहरिया, गौंड, कोल। यह प्रश्न 2003 में आया है। प्रश्न इस प्रकार से होगा कि निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ये सारा समूह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर उन्होंने ये दिया था कि बैगा, सहरिया, गौंड और कोल मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन जनजाति नहीं पाई जाती, तो टोडा जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है। किस क्षेत्र की है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध जनजाति है, ठीक। तो दोस्तों अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में सेपरेटली कर लेते हैं, ठीक। बस इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो है, टॉपिक कम थे इसमें। अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर इसके बाद हम नए टॉपिक की चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करनी है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।